हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज फॉर यूपीएससी, आईएएस, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। और ये है 22 जुलाई का। ठीक है, तो 2023 22 जुलाई 2023 का करंट अफेयर के एमसीक्यूज करेंगे हम। तो पहला है, भारत में प्रौद्योगिकी आधार पर लॉन्च किए गए आईएमडी के प्रौद्योगिक ऊष्मा सूचकांक का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या है? अंटार्कटिका में उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव को मापना, या उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाले असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, या उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के लिए रंग कोडिड मौसम अलर्ट लागू करना, या भारत के विभिन्न शहरों के लिए मौसम की स्थिति को पुनः पूर्वानुमान लगाना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाले असुविधा को कम करने के लिए सावधानी पर मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। ऊष्मा सूचकांक इस बात का मापक है कि आर्द्रता को शामिल करने में कितनी गर्मी महसूस होती है। इसका उपयोग उच्च तापमान, आर्द्रता के कारण होने वाले असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसलिए आईएमडी के प्रायोगिक ताप सूचकांक का उद्देश्य उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगला है, महिला सशक्तिकरण सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र महिला और यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 5 आयाम शामिल है, जिनमें से एक किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्ति है। एसडीजी 10 लैंगिक समानता पर केंद्रित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, तो कोई भी सही नहीं है। तो आपको पता है यूपीएससी आज मतलब ऐसे एग्जाम में अब स्टेटमेंट दे रहा है। तो ठीक है, तो ये जो है इसमें केवल एक सही है, वो भी दूसरा, बाकी ये दोनों गलत हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो महिला सशक्तिकरण सूचकांक डब्ल्यूईआई संयुक्त राष्ट्र महिला यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक व्यापक और महत्वपूर्ण समग्र सूचकांक है। कथन एक सही नहीं था, इसलिए यह कई आयामों में महिला सशक्तिकरण को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। डब्ल्यूईआई 5 प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखता है जो महिलाओं की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है: जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कौशल निर्माण और ज्ञान, श्रम, वित्तीय समावेशन, निर्णय लेने में भागीदारी और हिंसा से मुक्ति। अतः कथन 2 भी सही है। महिलाओं के विकल्प चुनने में और उनके जीवन में अवसरों का लाभ उठाने की शक्ति और स्वतंत्रता पर कब्जा करने के सूचकांक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। यह लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर सतत विकास लक्ष्य 5 मतलब एसडीजी 5 को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के प्रयासों की प्रगति निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन तीसरा भी सही है। इसलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की राज्यसभा की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का नियम 267 बहस को निलंबित करने की अनुमति देता है, लेकिन प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को नहीं। अल्पकालिक चर्चा की अवधि 30 मिनट है। नियम 176 लागू होने पर औपचारिक मतदान की आवश्यकता होती है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तो वह है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या कोई नहीं। तो इसमें से केवल एक कथन सही है, ये होगा ऑप्शन बी। ये गलत, ये गलत। तो नियम जो है 267 बिलों सहित 3 के सूचीबद्ध सभी कार्यों को निलंबित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि यदि नियम 267 के तहत कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो राज्यसभा उन सभी कार्यों को निलंबित कर सकती है और सदस्य द्वारा उठाए गए मामलों पर चर्चा कर सकती है। इसमें वे बिल शामिल हैं जो उस दिन प्रस्तुत किए जाने या चर्चा किए जाने वाले हैं। अतः कथन पहला इसलिए गलत था। राज्यसभा के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा की अवधि 30 मिनट है। इसका मतलब यह है कि जिस सदस्य ने 176 के तहत नोटिस दिया है वह 30 मिनट तक बोल सकता है, और जो मंत्री इस मामले के लिए जिम्मेदार है वह 30 मिनट तक बोल सकता है। अल्पकालिक चर्चा के तहत कोई औपचारिक मतदान नहीं होता, अतः 2 कथन सही है।
और 176 लागू होने पर औपचारिक मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। नियम 176 के तहत प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए या नहीं, यह तय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास है। यदि प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है तो मामले पर 30 मिनट तक चर्चा की जाएगी और औपचारिक मतदान नहीं होगा, इसलिए कथन 3 सही नहीं था। अगला क्वेश्चन चौथा है, बैक्टीरियोफेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरियोफेज अनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए या आरएनए वाले बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरियोफेज मानव कोशिकाओं के लिए हानिकारक और उनमें से कुछ का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन 1915 में फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉर्ट द्वारा की गई थी। गंगा नदी के जल के प्रदूषित न होने का कारण बैक्टीरियोफेज को माना जाता है। तो इसमें जो होगा केवल एक सही होगा और वो भी दूसरा। देखते हैं। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। उनमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए या आरएनए होता है, लेकिन वे स्वयं बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए कथन पहला गलत था। कुछ बैक्टीरियोफेज मानव कोशिकाओं के लिए हानिकारक हैं, उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अन्य बैक्टीरियोफेज मानव कोशिकाओं के लिए हानिकारक हो सकते, इसलिए कथन 2 सही नहीं था। और ग्रेट ब्रिटेन 1915 में फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉर्ट द्वारा की गई थी। हालांकि बैक्टीरियोफेज शब्द 1917 में फेलिक्स डी हेरेल द्वारा गढ़ा गया था, इसलिए कथन तीसरा सही था। गंगा नदी के जल के प्रदूषित न होने का कारण बैक्टीरियोफेज नहीं है, बल्कि गंगा नदी का गैर दूषित होना पानी कई कारणों के कारण संयोजक है, जिसमें नदी की उच्च प्रवाह दर, नदी के तल में रेत और बजरी की उपस्थिति और पानी में कुछ खनिजों की उपस्थिति शामिल है, इसलिए कथन 4 सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन होगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। व्याख्या क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब एनडीआरएफ का मॉडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। एनडीआरएफ का गठन 2006 में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था और यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार है। एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, जिनमें से प्रत्येक लगभग 1100 कर्मी है। एनडीआरएफ खोज और बचाव के लिए विशेष उपकरणों से लैस है, जिसे भारत और विदेशों में आपदाओं का जवाब देने के लिए तैनात किया गया है। तो ये रहे सारे एमसीक्यू, लगभग 5 एमसीक्यू हैं, जिसके द्वारा बहुत सारे जो एक एक स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसे एमसीक्यू और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि फ्री में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।